What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टिल आवर फैमिली। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है। जो बहाने बनाए जाते हैं उनसे कभी रिजल्ट नहीं मिलते। अगर कोई काम करना है तो करना है। अगर आप लोग उसको न करने का बहाना ढूंढ रहे हैं तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उसको ये दिखाने के लिए बस कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर आप लोग कोई काम करना है तो बहाना आप लोग के माइंड में दूर दूर तक भी नहीं होना चाहिए। बचपन था, समझ में आता था कि हाँ स्कूल में नहीं जाते, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, वो बचपन था। पर लेकिन बचपन की गलतियां यहां पर आप लोगों को फिर से रिपीट नहीं करनी है। उस टाइम ये बातें चल जाती थी, पर लेकिन अगर आज आप लोग ये पैटर्न फॉलो करके चल रहे हैं और इस तरीके से अपने काम से बचने की कोशिश करते हैं कोई भी बहाना बनाकर, तो देखिए कहीं ना कहीं आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप लोग जो अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, सुबह उठ नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो काम आप लोगों को करना चाहिए और जो जरूरी है आप लोग उसको न करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप लोगों को वो काम करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे आप लोगों को ना तो कोई रिजल्ट मिलने वाला है, अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं कि हाँ यार ऐसा कुछ होने वाला है, हाँ अच्छा रिजल्ट आने वाला है। कहां से आ जाएगा जब आप लोग टाइम पे अपना काम नहीं करेंगे? कहां से आ जाएगा जब आप लोग अपना पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे? कहां से आ जाएगा जब आप लोग अपना शेड्यूल प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट नहीं करेंगे? तो इसीलिए ये जो बहाने हैं ना, अपने आप को तसल्ली देना छोड़ दीजिए, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो करना चाहिए वो कीजिए। तभी आप लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे और तभी आप लोग रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है उरुग्वे। जाकर मैप में नहीं हारेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा चल रहा है। इसके बाद में फिर कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चंस के आंसर है जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे, एक बार इनको देख लेते हैं फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पर पूछा गया था जो प्रधानमंत्री जो किसान यहां पर अभी योजना निकाल के आई बजट में, उसके बारे में पूछा था। किससे इंस्पायर्ड है ये माना जा रहा है रायथू बंधु जो कि तेलंगाना की स्कीम है, वहां से इंस्पायर्ड होकर ये स्कीम स्टार्ट की गई है, जिसमें 6000 रुपए देने की बात की गई किसानों को पर ईयर, यानी कि 500 रुपए पर मंथ यहां पर देने की बात की जा रही है 3 इंस्टॉलमेंट में। तो देखते हैं किस तरीके से यहां पर ये काम कंप्लीट हो पाता है। और ये भी आप लोग क्राइटेरिया याद रखिएगा, 2 हेक्टेयर से कम जिसकी जमीन है उसको यहां पर ये दी जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है एक कन्वेंशन के बारे में जो कि रिलेटेड टू है ये स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी। तो ये 1951 का कन्वेंशन था जिसके तहत यहां पर रिफ्यूजी के राइट की बात की गई थी प्रोटेक्ट करने की। हमारे संविधान में आर्टिकल 51 यानी कि 51 ये बात करता है किस तरीके से जो इंपोज की जाती है ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कि हमको भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसको मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आगे बात करते हैं एक केस के बारे में जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये केस निकल कर आया था 1996 में। इसमें यह बोला गया कि हमारे सिटीजन ही नहीं बल्कि देखिए एक ह्यूमन को यहां पर राइट है कि कहीं ना कहीं उसका जो एक तरीके से जो राइट टू लाइफ वाली बात आती है और ये सब बातें जो बोलकर आती है, तो हमारे संविधान में कंफर्म किया गया इस जो केस के द्वारा कि राइट ऑफ एवरी ह्यूमन को यहां पर मिलना चाहिए, अगर यहां पर ना कि ओनली सिटीजन को। ठीक है, यानी कि अगर यहां पर राइट टू लाइफ की बात आती है, फंडामेंटल राइट जो अवेलेबल है वो हर एक इंसान के लिए अवेलेबल है, ना कि ओनली इंडियन सिटीजन के लिए। ये हमारा संविधान बोलता है। तो ये बात बोली गई यहां पर। अगर बात करें अर्बनाइजेशन के बारे में, हमारी कंट्री में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें हम लोग फास्टर तरीके से एमिशन कर रहे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो ग्रीन हाउस गैस है, एज कंपेयर टू अगर चाइना के साथ में भी कंपेयर करते हैं। और चाइना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलस कंट्री है उसके बाद भी हम लोग उनसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं, यानी कि जो वे है काम करने का, जो तरीका हमारा रहने का, कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर बात करते हैं यहां पर दूसरी स्कीम के बारे में है, यह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी, खासकर जो रेडी ठेले वाले होते हैं उनके लिए। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 15,000 जिनकी इनकम है मंथली उससे कम, उनको ये एक जो पेंशन की स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई थी मंथली। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें बजट में जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो सारी डिस्कस की थी। आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक जो है वीडियो के नीचे में प्रोवाइड करा दूंगा, तो देख लीजिएगा उसको जिस किसी ने नहीं देखी है। वो 5-6 स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है जिनसे मेनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में। अगर बात करें यहां पर 1980s और 1990s में यहां पर जब बात की गई, यहां पर वायलेशन देखने को मिला नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ये 2003 में यहां पर स्टार्ट की गई, ताकि यहां पर एक तरीके से जो आसपास के लोग हैं, खासकर लोकल लोग हैं, उनको पेसिफाई किया जा सके और जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको कोई सुनने वाला वहां पर हो। तो ये किया गया था, इसका गठन 2003 में। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कार्टून काफी शानदार है जो चल रहा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके कंडीशन यहाँ पर चल रही है आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, खासकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। एक साइड में मोदी जी हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक साइड में आप लोग जानते हैं
हाउस द जॉस हाई। तो ये काम यहाँ पर है ममता बनर्जी जी। चलिए सही है, एंजॉय करते रहिए, आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ये इनका काम है, इनको करने दीजिए। आगे चलते हैं, काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए। अगर आप लोग लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी, इंस्टाग्राम और ट्विटर सब पे जहाँ पे आप लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं मेरे साथ में, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और हाँ, जो आप लोगों का जो क्विज होता है आज की डेट में, वो क्विज जो है मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं उसको, तो आप लोग वहां पर भी जाकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डेली दोनों नैनो मैगजीन का भी और यहाँ पर जो द हिंदू डिस्कशन है, दोनों का क्विज आप लोगों को वहां पर मिल जाता है। तो ये एक बच्चे ने ही सजेस्ट किया था कि सर ऐसा कीजिए, तो अच्छा आइडिया लगा मुझे। आप लोग वीडियो देखने से पहले अगर एक बार क्विज भी देख लेते हैं, उसके बाद भी वीडियो देखने के बाद भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक याद रह जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। सबसे पहला और सबसे शानदार आर्टिकल है, यहां से एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए निकल के आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूशन है उनको डिग्रेड करने की कोशिश कर रही है, आखिर इससे कितना इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर, और किस तरीके से यहां पर जो इंस्टीट्यूशन है वो फायदेमंद होते हैं, ये तमाम बातें डिस्कस की गई हैं। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल फिर से वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को कार्टून में दिखाई है, वही सब बातें डिस्कस की जा रही है। एक्चुअली फंडा क्या था, सीबीआई पहुंची यहां पर वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल नॉर्मली सीबीआई के दायरे से बाहर है, ये बोल दिया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कि वो सीबीआई को अलाउ नहीं करेंगे। पर लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट बोले तो सीबीआई को एंट्री देनी पड़ेगी, और इन्होंने बोला कि जो चिट फंड का केस चल रहा है, हम लोग उसके लिए यहां पर छानबीन करने आए थे। पर लेकिन जो वेस्ट बंगाल में जो पुलिस है, ममता बनर्जी के कहने पर सीबीआई को रोक दिया, उन्होंने काम नहीं करने दिया, और दोनों के बीच में झड़प भी देखने को मिली। अब मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जो यहां पर सीबीआई है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और बोली हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच में थोड़ा शांति का काम कराने की बात की है कि देखिए मैटर को सुलझा लीजिए आराम से, इसका कोई मतलब बनता नहीं है, बच्चों की तरह आप लोग लड़ रहे हैं, और वो भी इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको थोड़ा सा कम करने की बात यहां पर कर रहे हैं। मतलब हंसी आती है, आप लोग ये शो देखते हैं ना कि ये कुछ भी मतलब जैसे शो हो गए कई सारे जो हंसी मजाक के होते हैं, उनको छोड़ दीजिए देखना, पॉलिटिक्स देखिए, अपने आप लोगों का ब्लड बढ़ जाएगा, अच्छे से इस तरीके से आप लोग काम कर पाएंगे। चलिए जो भी है, मूड फ्रेश करने के लिए ऐसे ऐसे आइटम्स आप लोग देखते रहा कीजिए, अच्छा है सेहत के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, जो ये वाला आर्टिकल है, ये बात की जा रही है केरला के बारे में। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य के बीच में जो फेडरलिज्म का ढांचा है उसके बारे में हल्का सा आइडिया बताया जा रहा है। एक हल्का सा ओवरव्यू दूंगा, एक दो पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए काम के पॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो नए नए स्टार्टअप होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, एंजल टैक्स की बात की जा रही है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या बातें निकल कर आती है। एक इंटरेस्टिंग और एक अच्छा आर्टिकल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। आज जो है यहाँ पर इंटरव्यू आता है, तो यहाँ पर जो इंटरव्यू है आज देखेंगे इंटरव्यू के बारे में। वैसे यहाँ पर बस एक किताब के बारे में जिक्र किया गया है, और किताब में भी ये बातें कर रहे हैं, इलेक्शन के बारे में रिलेटेड कुछ बातें की जा रही हैं। तो किताब का नाम और राइटर का नाम, दो चार बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। एक हल्का सा ओवरव्यू दूंगा कि किताब के अंदर क्या है, ठीक है। बाकी पॉलिटिक्स के बारे में ये भी बातें कर रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो तमाम बातें यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। डेटा पॉइंट पर भी थोड़ा नजर डालेंगे। और जो ये वाला आर्टिकल है यहाँ पर बात की जा रही है ग्रोथ को, अगर आप लोग देखते हैं इन्वायरमेंट किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है, खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट या फिर जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उनके ऊपर, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग है, बात की जा रही है एंजल टैक्स के बारे में। तो ये टैक्स क्या होता है, आखिर क्यों इसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो तमाम बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। और इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आप लोग थोड़ा सा इसके समझने से पहले एक छोटी सी बात सुनने की कोशिश कीजिए, जो कि आप लोगों को यहाँ पर कनेक्ट कर पाएगी। हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ। डीमोनेटाइजेशन बोला गया कि ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए यहाँ पर ये डीमोनेटाइजेशन किया जा रहा है। नॉर्मली एक लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो कि ब्लैक मनी रखते हैं। ब्लैक मनी वो मनी होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, यानी कि टैक्स चोरी करके जो मनी यहाँ पर ये रखी जाती है इन लोगों के पास में, उसको हम लोग नॉर्मली ब्लैक मनी कर देते हैं, यानी कि ब्लैक मनी बोलते हैं, इसको टैक्स से बचाया जाता है। ये आप लोग एक मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं। अगर उस मनी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आम जनता को प्रॉब्लम में डाला जाता है कि हाँ हम लोग डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर जाकर एक तरीके से एटीएम के सामने खड़ा रहना है, जो भी आप लोग खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं। उस टाइम पर जो लोग शादी करना चाह रहे थे वो एक तरीके से लोगों के पास में पैसे नहीं थे, वो प्रॉब्लम में निकल कर आई थी। जो कहीं घूमने जा रहे थे उनके लिए पैसे नहीं थी, किसानों के लिए अपने जो खेती का जो प्रोडक्ट बेचना है उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा था पैसे, बहुत सारे लोगों की एक तरीके से जो भी गई यहाँ पर। तो ये तमाम प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिली। पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। ये मिला बाबा जी का ठुल्लू। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस काम के लिए ये स्टार्ट किया गया था वो काम नहीं हुआ। आप लोग कोई और दूसरा तरीका ढूंढ सकते थे ब्लैक मनी को कम करने के लिए, इसका और भी बहुत सारे तरीके आप लोग निकाले जा सकते हैं, पर क्या आम जनता को परेशान करना जरूरी था? ये एक केस आप लोगों को देखने को मिला। ये केस किया गया बीजेपी के द्वारा। ऐसा ही कुछ केस लाया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, वो लाए थे एंजल टैक्स।
एंजल टैक्स क्या है? यहां पर मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा मैं एक सिस्टम स्टार्ट करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाह रहा हूं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं। वो क्लासेस ऐसी रहेंगी कि यहां पर सारा जो यूपीएससी का सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा और उस सिलेबस को कोई भी कहीं पर भी देख सकता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए पे करना है या फिर किसी को जाकर कहीं कुछ और पे करना है 20,000 30,000 रुपए, तो कुछ भी पे नहीं करना है, आप लोगों को बस इंटरनेट रिचार्ज कराना है और ये सारे लेक्चर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन उसके लिए क्या चाहिएगा? उसके लिए मुझे एक सिस्टम चाहिएगा जिसमें मुझे एक प्रॉपर वे में प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा, एक डिजिटल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, एक अच्छा सा कैमरा चाहिएगा मुझे, मतलब एक सिस्टम चाहिएगा जिसमें लगभग 3 से 4 लाख रुपए ढंग से लग जाएंगे अगर एक अच्छी क्वालिटी के लेक्चर प्रोवाइड कराने हैं। तो वो सिस्टम क्रिएट करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट मुझे कोई एक ऐसा इंसान ला कर दे जिसके पास में ब्लैक मनी है, ठीक है, ये ब्लैक मनी यहां पर लाकर इन्वेस्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं इसकी जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी हो गई। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो पैसा है ये व्हाइट मनी हो गई। पर लेकिन ये जो यहां पर इसने इन्वेस्टमेंट किया आकर यहां पर, ये तो अपना प्रोडक्टिव काम कर रहा है ना, यानी कि मैं तो अपना प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं ना। अब ये ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, उसको देखे कि ब्लैक मनी को कैसे कंट्रोल करना है। मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा हूं यहां पर। तो ये क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये ब्लैक मनी जो यहां पर ये जो एंजल इन्वेस्टर यानी कि जो बाहर का जो ये बंदा आकर यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसमें, और ये इसकी वजह से जो यहां पर अगर जितनी इसकी एक तरीके से अगर आप लोग इसकी कीमत लगाएं जो प्रॉपर सिस्टम है उससे ज्यादा अगर यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट कर दिए तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात यहां पर की जा रही है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में ब्लैक मनी को कर्व करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो नए नए जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट हो रहे हैं उनमें ब्लैक मनी ना इन्वेस्ट की जा सके। तो ये सिस्टम यहां पर जो 2012 में स्टार्ट किया गया था, तो इसका प्रॉब्लम झेलनी किसको पड़ रही है? जो नए नए स्टार्टअप हैं, अगर मान लीजिए कोई काम करना स्टार्ट किया, अब मान लीजिए ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा, कम से कम 2-3 बंदों को जॉब भी मिलेगी यहां पर जो पूरा सिस्टम देखेंगे। यानी कि कोई पीपीटी बनाने वाला होगा 1-2 बंदा, या फिर कुछ और भी टेक्निकल इश्यूज आएंगे उनको देखने वाला होगा, एक कैमरा ऑपरेट करने वाला होगा। तो इस तरीके से 2-3 बंदे रखे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट करने का काम कर रहा है, ऊपर से एक अच्छी एजुकेशन देने का काम यहां पर किया जा रहा है। तो इस तरीके का अगर कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, इस तरीके से कोई नया सिस्टम निकल कर आ रहा है, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आती है फंडिंग की निकल कर। और फंडिंग अगर किसी को मिल भी जा रही है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट शिकंजा कस रही है। इसकी वजह से बहुत सारे जो नए नए स्टार्टअप हैं वो आज के डेट में प्रॉब्लम में है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टार्टअप नए नए जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं वो बंद भी हो रहे हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण देकर आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की। इसके बारे में आप देखिए क्या बात की जा रही है। एंजल टैक्स जो होता है वो एक टैक्स लगाया जाता है स्टार्टअप के ऊपर, और खासकर स्टार्टअप के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है इसकी वजह से लगभग 70% जो स्टार्टअप है आज के में हमारी कंट्री में वो ट्रबल में है। यानी कि जो नए 70% जो लोग हैं नए नए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट जिन्होंने नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वो आज के में अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास टैक्स के नोटिस जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड से, और किसी के पास तो 2-2 3-3 बार ये नोटिस जा रहे हैं। तो कैसे वो इंसान अपना काम कर पाएगा ढंग से? अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में आप लोग एक बार यहां पर एंजल टैक्स के बारे में पढ़िए। एंजल टैक्स होता क्या है? देखिए, एक स्टार्टअप अगर कहीं से बाहर से कोई यहां पर एक्सटर्नल सोर्स से यहां पर इन्वेस्टमेंट लेता है, और इन्वेस्टमेंट भी किस तरीके से दिया जाता है, या तो वो डेट होता है यानी कि रिटर्न करना है, या फिर शेयर दे दिए जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट यहां पर कर रहा है उसको कुछ। तो ये क्या होता है, अगर वो अपना जो खुद की वैल्यू है जो स्टार्टअप की मार्केट जो वैल्यू है उसकी, यानी कि हर एक चीज की कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है। अगर कोई लैपटॉप आप लोग खरीदने जाएंगे उसकी मार्केट वैल्यू होगी, एक फोन खरीदेंगे उसकी मार्केट वैल्यू होगी। तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है अगर उससे ज्यादा है, उसमें कोई फंडिंग देता है, तो उसकी जो फंडिंग होगी उसमें 30% यहां पर टैक्स लगेगा, जो कि एक इनकम मानी जाएगी यहां पर उस टाइम पर। यानी कि जितना जरूरी है उससे ज्यादा अगर कोई फंडिंग कर रहा है तो यहां पर एक टैक्स लगाया जाएगा। अब ऐसी तो बात है नहीं, मान लीजिए कोई यहां पर सिस्टम स्टार्ट किया, जैसे मैंने क्लासेस की बात की, तो हो सकता है कुछ लोकल बच्चे वहां पर पास में अगर पढ़ना चाह रहे हो तो उनके लिए बैठने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है। अब ये थोड़ी ना कि वो स्टार्टअप बढ़ाएगा ही नहीं। मान लीजिए कोई कंपनी खोली गई, वो एक शहर में हो सकता है, वो अलग अलग सिटीज में उसको खोलने की कोशिश कर रहा हो, लोगों को यहां पर कुछ ऐसे प्रोग्राम भी स्टार्ट किए जाए, बच्चों को जो 12th से निकल कर अभी आ रहे हैं, मान लीजिए मैं सोचूं कि 12th से निकल के जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जहां पर जो बच्चे हैं उनको गाइड किया जा सके कि वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता 12th के बाद में क्या करते हैं, गुमराह रहते हैं, काफी प्रॉब्लम में रहते हैं। तो वो स्टार्टअप बढ़ाने की भी तो कोशिश की जा सकती है, तो वो भी एक नई चीज निकल कर आती है, पर लेकिन उसको भी यहां पर अलग तरीके से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं एक एक टैक्स लगाकर जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश यहां पर की जाती है। तो ये इसी को देखने के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है, जो कि 2012 में ये टैक्स यहां पर इंप्लीमेंट किया गया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के और भी तरीके हैं, यहीं पर ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे आप लोग आके, तो ये राइटर इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगली बात जो यहां पर बोली जा रही है वो बोली जा रही है सेक्शन 56 जो है ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ये क्या करता है, टैक्स ऑफिसर को फ्री पावर देता है, जिसको चाहो पीटो, जिसको चाहो जो भी करना है। यानी कि मतलब ये कहने का कि ये फ्री पावर दे देता है कि देखिए आप लोग पता है पुलिस अगर उनको फ्री पावर दे दी जाए, एक कंट्रोल में रखा जाए, तो कई बार जो अच्छे पुलिस ऑफिसर है वो तो अपना काम ढंग से करेंगे, पर लेकिन मैक्सिमम
जो आप लोगों को देखने को मिलेगा 60 to 70% ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, घूस लेके काम करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, घूस खा रहे हैं। जो एक जेन्युइन स्टार्टअप है उसको भी परेशान कर रहे हैं। इस तरीके से काफी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। ब्लैक मनी को टैकल करने के आप लोग दूसरे साधन ढूंढिए जो कि बेटर तरीका हो सकता है। स्टार्टअप जो नए नए लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोगों को जॉब भी दे रहे हैं, आप लोग उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि बात जो है यहां पर ये बोली जा रही है कि देखिए अब जो है यहां पर ये पहले 10 करोड़ का क्राइटेरिया था, अब इसको बढ़ाकर 25 करोड़ करने वाले हैं कि यहां तक का इसको छूट दी जाएगी। पर लेकिन असली में तो जो इंपैक्ट, जो प्रॉब्लम है वो यहां पर पैसों की नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है जो टैक्स अथॉरिटी है, यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके साथ में कुछ कीजिए आप लोग, यानी कि वो यहां पर रोकिए उसको। अगर आप लोग चाहते हैं रियली में आसानी से यहां पर अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सके, इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और जो स्टार्टअप करने वाले हैं वो स्टार्टअप नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो यहां का वही यथास्थिति बनी रह जाएगी जो चल रही है। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो एंजॉय करते रहिए। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के हाथ में जो पावर दे रखी है, अनकंट्रोल पावर दे रखी है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए ताकि इस तरीके की हरकतें यहां पर नए निकल कर आए। और देखिए स्टार्टअप जब स्टार्ट होता है ना, एक नया नया आइडिया निकल के आता है, नए नए आइडिया जो निकल के आते हैं उससे नई नई चीजें बनती हैं। तो उसी तरीके से नए नए आइडियाज आप लोग यहां पर इसको जो ब्लैक मनी है उसको कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। स्टार्टअप को अपना काम करने दीजिए। फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को क्यों आप लोग परेशान करें, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। फोकस जहां पर आप लोगों को देना चाहिए, आप लोग वहां पर फोकस दीजिए और स्टार्टअप वालों को अपना काम करने देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो नए नए स्टार्टअप हैं, जो एक इकोसिस्टम कंट्री में बना है, पहले लोग जॉब करना चाहते थे, आज बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक इन्वायरमेंट बन रहा है, ऐसा एक इकोसिस्टम बन रहा है। अगर आप लोग उनको ऐसा नहीं करने देंगे तो फिर जो है यहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। सब सोचेंगे जॉब जॉब चिल्लाएंगे, और जॉब आप लोग वैसे ही प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। जॉब के बारे में आप लोगों को पता है क्या कंडीशन चल रही है। तो ये तमाम बातें यहां पर बोली जा रही हैं। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है एंजल टैक्स, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं नॉर्मली। किस तरीके से हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे, खासकर जो न्यू इकोसिस्टम है, जो खासकर स्टार्टअप का, उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट डाल रहा है। तो ये तमाम आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है अगर हम जो इंस्टीट्यूशन है उनको वीक कर देते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशन को अपना काम नहीं करने देते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम लोग उसको काम न करने दें, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट है उसको हम लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे कंट्री की जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके ऊपर ये इंपैक्ट डालता है। तो इसके ऊपर आप लोगों को टिप्पणी करनी है, इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। आखिर कहां से निकल के आया ये आर्टिकल? ये आर्टिकल निकल के आया अभी रिसेंटली। मैंने आप लोगों से जो न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन है उसमें भी डिस्कस किया था। हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ। डीमोनेटाइजेशन के बाद में बहुत सारे लोगों की जॉब गई, खासकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, यानी कि वो लोग खासकर जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उनकी खासकर काफी जॉब गई यहाँ पर। क्योंकि ये मार्केट जो है उस तरीके की वो डिपेंड करती है ये एक कैश फ्लो के ऊपर, यानी कि पेटीएम यूज नहीं करते, वो इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं करते, वो कैश में काम करते हैं। सब्जी लेने जाते हैं तो आप लोग नॉर्मली वहां पर आप लोग कैश में काम करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 95 से ऊपर बोलिए आप लोग 98% लोग आजकल सिटीज में छोड़ दीजिए, आप लोग मदर डेयरी या फिर यहां पर जाते हैं तो पेटीएम वगैरह यूज कर लेते हैं। पर लेकिन अगर गांव में जाएंगे, मैक्सिमम एरिया में आज की डेट में भी जो लोग हैं वो कैश में काम कर रहे हैं। और अगर कैश ही मार्केट में नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए, बहुत सारे लोगों का यहां पर जॉब गया। पर लेकिन उस टाइम पर कोई भी डेटा नहीं है, बल्कि और ये किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, डेटा पब्लिश करना ही बंद कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और इसी के साथ में जो यहां पर नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसके भी जो पर्सन है यहां पर चेयरपर्सन, उनके द्वारा भी रिजिग्नेशन दिया गया। उनको भी उनका खुद का काम नहीं करने दिया, उनको भी ऑटोनॉमी नहीं देने दी गई। और ये काम किया गया इस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। अब राइटर क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया था। 1975 से 77 में इमरजेंसी लगा के सुप्रीम कोर्ट से लेके हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने काबू में कर लिया था। तो ये जो टेंडेंसी चल रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने की कोशिश है। और इस तरीके से जो आप लोग इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आम जनता के लिए भी सही नहीं है और ना ही एक सिस्टम के लिए सही है। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक तरीके से जिस तरीके से जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, कोर्ट्स के ऊपर भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, उनको भी यहां पर डिक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सिटीजन के लिए भी काफी डिजास्टर है। देखिए इस तरीके से कोशिश की जा रही है। ये हो गए यहां पर, ये है यहां पर जो इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, और यहां पर ये है गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो ये काम है यहां पर, यानी कि जिस तरीके से जल्लीकट्टू में आप लोग देखते हैं ये प्रोसीजर है, वही काम यहां पर किया जा रहा है। इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? मैंगो पीपल, आम आदमी, यानी कि हमारे और आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो हैं वो यहां पर इसकी वजह से झेल रहे हैं। आखिर कैसे कैसे झेल रहे हैं वो अभी आप लोगों को जानने को मिलेगा। आज की डेट में चाहे कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, उसके हाथ में, उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके तन बदन में एक मुद्दा रहता है कि किसी न किसी तरीके से सत्ता पर काबिज रहना है। बस ये सत्ता पर काबिज रहने के लिए वो कोई भी काम करते हैं।
आप लोग देखते हैं गवर्नमेंट वॉयलेट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आज के डेट में, फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, ये सारी चीजें आज के डेट में वॉयलेट की जा रही है। कहीं ना कहीं अगर आप लोग इसको एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल थोड़ा सा फिलोसफिकल है, पर आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। मैं आप लोगों को एक सही तरीके से एक प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए आर्टिकल जो बोलने की कोशिश कर रहा है। हमारी कंट्री में एक साइड में है फंडामेंटल राइट और दूसरी साइड में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट जो है वो इंडिविजुअल के लिए हैं, वो हमको मिले हैं। अगर हमारे कोई राइट का हनन कर रहता है तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हमारे राइट का हनन हो रहा है, आप लोग कुछ कीजिए। तो यहाँ पर जो जुडिशरी है वो पिक्चर में आ जाएगी और जुडिशरी कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं, जो फंडामेंटल राइट है वो लगाम लगाने की कोशिश करते हैं जो पावर में गवर्नमेंट है, और खासकर जो राइट टू इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारी चीजें हम लोग को प्रोवाइड कराते हैं। पर लेकिन ये होता कैसे है, आप लोग ये देखिए बैकग्राउंड में ये हो कैसे रहा है। हमारे पास में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान एक इंस्टीट्यूशन जो कि जुडिशरी है उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, तब जाकर हमको हमारे सारे राइट मिल रहे हैं। अगर जो संविधान है वो इंप्लीमेंट न किया जाए ढंग से और जो इंस्टीट्यूशन जो जुडिशरी है वो ढंग से अपना काम न करें, तो ये जो है ये कहां पर जाएंगे, तलैंडी में जाएंगे। फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी और जस्टिस कोई नहीं पूछने वाला है, जैसे कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन पे हुआ था। अब इसी के ऊपर यहां पर यह है कनाडा के एक फिलोसोफर जिनका नाम है चार्ल्स टेलर, इनके द्वारा एक वर्क था जो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, सोर्स ऑफ द सेल्फ, 1989 में प्रस्तुत किया गया। और यहां पर स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएशन किया गया कुछ चीजों का। वो क्या थी, आप लोग बोलते हैं ये राइट है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। आप लोग जो ये सारी बातें बोल पाते हैं अपने बेस पर, क्या आप लोग यहां पर इन चीजों को ढंग से इवेल्युएट कर सकते हैं? क्या आप लोग यहां पर जो ये चीजें की जा रही है अगर देखा जाए ढंग से, ये जस्ट आप लोग के अंदर से अगर डिजायर निकल के आए यार ये तो गलत काम हो रहा है, ये अच्छा काम नहीं है, आप लोगों के पास में अगर इंस्टीट्यूशन न हो, आप लोगों के पास में अगर एक प्रॉपर प्रोसीजर न हो, तो आप लोग बस उसको सोच सकते हैं मन में, कभी भी वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती नजर आएंगी आप लोगों को जब तक एक इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। अगर सही और गलत में डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हैं, ये आप लोग की बस डिजायर रहेगी, आप लोग के अंदर की इंपल्स रहेगी, आप लोग उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अगर एक इंस्टीट्यूशन न हो उसको इंप्लीमेंट करने वाला। और ये हम जो इवेल्युएट जो कर पाते हैं, ये उस इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंसी अगर रहती है तो ही हम लोग बोल पाएंगे ना ये सही है, ये गलत है। अगर आप लोग चले जाएंगे नॉर्थ कोरिया में, वहां पे जो नॉर्थ कोरिया के लीडर चाहेंगे वो सही है और जो वो नहीं चाहेंगे वो गलत है। यानी कि वहां पर बोला जाता है कि एक बार को ऐसी भी कंडीशन देखने को मिली, सबको ये बोला गया कि ऐसे ही बाल आप लोगों को रखने हैं। तो क्या मतलब है इसका, आप लोगों का हो सकता है आप लोगों को बाल पसंद हो, आप लोग गंजा रहना है, आप लोगों को स्पाइक कटिंग लेना है, आप लोगों को अपना छोटे बाल रखने हैं, आर्मी कटिंग लेना है, पर लेकिन वहां पर जो बोला गया लड़कियों को मान लीजिए चोटियां गुंडे पसंद है, किसी को खुले बाल पसंद है, तो वहां पर क्या बोला गया जैसे मैं बाल रखूंगा ऐसे ही बाल रखो भैया। तो वो यहां पर अगर हमारी कंट्री में बोले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, भैया जीना हराम कर दिया हमारा, तो हमारे पास में एक सिस्टम है, तो उसकी वजह से हम लोग को ये सारी चीजें मिल पा रही है। अगर वो सिस्टम न हो तो क्या हम लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे, हम लोग ये इवेल्युएट कर पाएंगे कि ये सही हो रहा है और ये गलत हो रहा है? फिर तो जो लीडर चाहेगा वो सही है और जो लीडर नहीं चाहेगा वो गलत है। हम ये सारी चीजें इसीलिए जज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में एक सिस्टम है, और अगर वो सिस्टम फेयर है तो सही है, अगर अनफेयर है तो नहीं सही है। तो इसी तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं डेमोक्रेसी जो चल पाती है वो रूल के बेस पे चल पाती है, ना कि कोई पर्टिकुलर इंसान अगर डेमोक्रेसी को चलाएगा। अगर ऐसा कुछ होने लगेगा तो फिर डेमोक्रेसी 1975 वाली डेमोक्रेसी होगी। देखिए वर्ल्ड अगर प्रेडिक्टेबल है तो वो रूल और रेगुलेशन के बेस पर है। अगर आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं आज की डेट में, तो आप लोग के माइंड में कोई ना कोई डेटा है, आप लोग उसके बेस पर समझ पा रहे हैं। मैं आप लोग को यहां पर पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास में रेफरेंस है न्यूज़पेपर का, वहां से मैं निकाल के आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं। अगर यहां पर ये इस तरीके से मॉर्निंग में ये कंप्लीट न्यूज़पेपर अवेलेबल न हो तो क्या मैं ऐसा एनालिसिस यहां पर कर पाऊंगा? इतना सारा डेटा कहां से इकट्ठा कर पाऊंगा? मैं आप लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत कर पाऊंगा? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी एक उदाहरण आप लोगों के सामने, उससे समझिए। मान लीजिए पुलिस आई और आप लोगों को अरेस्ट करके ले जाए, ठीक है, और आप लोग अरेस्ट करके ले जाए और हमारी कंट्री में कोई जुडिशरी सिस्टम ही ना हो, तो आप लोग कैसे उसके साथ में टैकल करेंगे? जुडिशरी है, आप लोगों को पता है कि हाँ अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम लोग लॉयर करेंगे, जस्ट आप जूस में कोर्ट में जाएंगे और अपना केस लड़ेंगे, तो आराम से हम लोग को यहां पर एक तरीके से न्याय मिलेगा, क्योंकि हम लोग को पता है एक सिस्टम है। अगर उस सिस्टम को ही डिग्रेड कर दी जाए तो हम लोग क्या सोच पाएंगे इसके बारे में? तो यही पूरा मुद्दा यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबल लाइफ हो जाएगी, हम लोग सोच नहीं पाएंगे कहां हमारी लाइफ है, क्या होने वाला है। एक तरीके जो सर्टेन हम लोग बोलते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन हम लोग लगाते हैं, हमारी एस्पायरेशन रहती है, हम इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि जो भी आज के दिन में हमारे माइंड में जो फिक्स चीजें होती हैं कि ये हो जाएगा, वो इसीलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन है वो जो हमको देख रेख करने वाला है। अगर ये इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहेगा तो फिर आप देखिए कंट्री नहीं चल पाएगी। इसलिए यहां पर बोला है जो कंट्री चलती है, इंडिविजुअल को अगर टैकल करना है तो इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग
एक इंडिविजुअल पर्सन चाहे इंडिविजुअल को टैकल करना तो वो नहीं हो पाएगा, फिर तो सब अपने अपने फायदे में सोचेंगे और जो उसका फायदा होगा वो सही रहेगा। इस तरीके से आप लोग डेमोक्रेसी को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। डेमोक्रेसी अगर मेंटेन रखनी है तो वो गवर्न की जाएगी रूल और रेगुलेशन के बेस पर, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सड़क पर चलना है और वहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है तो एक्सीडेंट दुनिया भर के खड़े रहेंगे वहां पर आप लोग हुए और कोई भी वहां से एक जगह से हिल नहीं पाएंगा। तो रूल जो होते हैं पर लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, कुछ फेयर रूल हो सकते हैं, कुछ अनफेयर रूल हो सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं मान लीजिए कुछ ऐसा लॉ बना दिया जो कि अभी रिसेंटली निकल कर आया था, जिसमें जो यहाँ पर हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पर जो एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको जब बात की चंदे देने की तो उन्होंने जो सिस्टम निकाल के लेके आए वो एक ऐसा सिस्टम निकाल के आया कि वो एक वेग सिस्टम था, यानी कि उसमें क्या है किसी को पता नहीं है कौन यहाँ पर चंदा दे रहा है और किसके लिए चंदा जा रहा है और किस पार्टी को चंदा जा रहा है। तो वो तमाम बातें यहाँ पर क्लियर नहीं थी, तो वो एक तरीके से अनफेयर बना दिया गया। पर है तो रूल ना कि हाँ ऐसे ऐसे आप लोग दे सकते हैं, तो रूल अच्छे भी हो सकते हैं, रूल बुरे भी हो सकते हैं। पर लेकिन अगर बुरे रूल है तो उनके खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं, हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। पर फिर भी ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा एक सिस्टम, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर गलत चीज है तो हम लोग उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में सिस्टम है, हम लोग इसके खिलाफ जाकर लड़ेंगे, पर लेकिन अगर यहां पर सिस्टम ही ना हो तो कैसे काम करेंगे? गवर्नमेंट आज की डेट में जो इंस्टीट्यूशन है उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, सीबीआई हो गया, पुलिस हो गया, एक तरीके से बुलडोजर की तरीके से यूज किया जा रहा है इनको अपोजिशन को बर्बाद करने के लिए। यानी कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश में देखिए और या फिर बिहार में देखिए लालू जी के साथ में, या फिर अभी अखिलेश या फिर इनके लिए अभी ममता के साथ में। तो ये जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो आज के डेट में रवैया लेकर चल रही है वो एक तरीके से जो ये एजेंसीज हैं उनका एक तरीके से मिसयूज कर रही है, यूज नहीं कर रही है, मिसयूज कर रही है। और कहीं ना कहीं रिसेंटली अभी बहुत सारे एक्टिविस्ट थे जो कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि एक इमरजेंसी जैसा ही माहौल क्रिएट कर दिया गया आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिपेंडेंटली किसी भी इंस्टीट्यूशन को काम नहीं करने दिया जा रहा है आज की डेट में। हमारे संविधान ने हमको एक सिस्टम प्रोवाइड कराया जिसमें मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हैं, सबके बीच में एक रिलेशनशिप है, अपना जुडिशियल रिव्यू भी है। अगर यहाँ पर जो गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, संविधान के हिसाब से नहीं करती है, पॉलिटिकल और सिविल राइट है हमारे पास में, फंडामेंटल राइट है हमारे पास में, ये सारा एक फ्रेमवर्क है जिसके हिसाब से काम कर रहा है। हम लोग सोच पा रहे हैं इन सब चीजों के बारे में क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये गारंटी हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक तरीके से ऐसी चीजें हम लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा है जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छा वे ऑफ लाइफ जी पा रहे हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो सिस्टम यहां पर प्रोड्यूस किया गया हमारी कंट्री में उसकी हम लोग को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और आज के डेट में रूलर पार्टी जो रूलिंग पार्टी है कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों को साइड में कर रही है और वर्स्ट कंडीशन यहां पर बनती जा रही है इन सब चीजों के लिए, क्योंकि ये हमको बताया जा रहा है किसकी पूजा करनी है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना है। संविधान हम लोग के लिए इसलिए है क्योंकि वो हम लोग को एक फ्रेमवर्क देता है, पर लेकिन वो हम लोग को ये नहीं बताता है कि हम लोग को ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए। वो हम लोग को इंडिपेंडेंसी भी देता है, तो लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें इंटरफेयर कर रही है। गाय के नाम पर हत्या की जा रही है लोगों की, ये भी दिन दहाड़े एक भीड़ आकर हत्या कर देती है, एक सिस्टम के तहत यहां पर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है जो कि कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। और जब ऐसा हुआ है जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है और कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट की एक आप लोग बोल सकते हैं चिंगारी आज के दिन भी दिखने को मिल रही है। जिस तरीके से हर एक लेवल पर ये काम हो रहा है तो लोग निकल कर सामने भी आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर लेकिन अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है चीजें कि एक अच्छा रिवोल्ट किया जा सके, क्योंकि उसको बार बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सप्रेस कर दे रही है। तो ये तमाम बातें हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था थोड़ा सा फिलोसफिकल है, पर लेकिन ये एक अच्छा आर्टिकल था जो कि आप लोगों को समझना चाहिए एक्चुअल में कि हमारा संविधान क्या है और किस तरीके से सारी चीजें काम कर रही हैं और किस तरीके से हम एक सिस्टम का पार्ट हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, देखिए एक साइड में तो आप लोग देखते हैं नेशनलिज्म की बात आती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं मैं अपनी कंट्री पे फोकस करूंगा। हमारी कंट्री में भी कहीं ना कहीं इस बात पर फोकस किया जाता है। एक बात आती है इकोनॉमी की और एक साइड में होता है हमारा इन्वायरमेंट। तो क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर सामने निकल कर आते हैं? तो चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं कि अगर हम लोग सब मिलकर काम करेंगे तो ही यहाँ पर हम लोग काम कर पाएंगे। अगर हम लोग यूनिलेटरली अपना काम करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग सही एक सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि अगर आप लोगों को बोलूं कि ये जो एक प्रॉब्लम है आज के डेट में, आप लोग बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की, हम लोग एक कंट्री मिलकर उसको नहीं सुधार सकते। अगर बोलो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, एक कंट्री मिलकर उसको नहीं सुधार सकते। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, अगर सब मिलकर काम करेंगे तो तब सुधार पाएंगे। अगर जिस तरीके का इन्वायरमेंट है यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोग्रेस 2019 जो अभी रिलीज किया गया, उसमें यह बात बोली गई सोशो इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटिक जो चैलेंज है कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री, अगर वो जो ऑल ओवर वर्ल्ड आज के में काम चल रहा है, तो जो एक तरीके से हर एक कंट्री इसको फॉलो करके नहीं चलेगी प्रॉपर वे में, तो जो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो निकाल के लेके आए थे जिसमें
जनता की लाइफ को सुधारने की बात की गई थी, यानी कि पुअर्टी खत्म होनी चाहिए, भुखमरी खत्म होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इनइक्वलिटी की जो बात की जाती है वो यहाँ पर चीजें प्रॉपर में इंप्लीमेंट होनी चाहिए ताकि इनइक्वलिटी न रहे, इक्वलिटी आए, क्लीन वाटर, ये सारी बातें एक अच्छी सोसाइटी बनाने के एक मुद्दा है। पर लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। एक कंट्री कर सकती है, दूसरी नहीं करेगी, तो एक प्रॉपर वे में सबको मिलजुल कर यहां पर काम करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में बहुत रिस्क के फैक्टर आज के डेट में निकल कर आ रहे हैं, यानी कि एक कंट्री अपने फायदे के लिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल जाए, और निकल भी चुके हैं। वो किसके लिए? ओनली अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। उनको इससे मतलब नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो ये तमाम कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहां पर आज के डेट में एक आईना दिखा रहे हैं आप लोगों को कि कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचिए। आज की डेट में आप लोग देखते हैं ट्रेड पॉलिसी डिस्प्यूट देख सकते हैं, फाइनेंशियल वनरेबिलिटी देख सकते हैं, कई सारी कंट्रीज से वेनेजुला देख लीजिए, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में भी कंडीशन निकल के आ रही, और भी कई सारी कंडीशन है जो फाइनेंशियली अनस्टेबल आज के डेट में होती जा रही है, और कई सारी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। तो जो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आ रहा है आज की डेट में, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो ट्रेड वॉर चल रही है यूएसए और रशिया के बीच, यूएसए और चाइना के बीच में, तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा। आज के डेट में सबसे बड़ा जो इंपैक्ट बोला जा रहा है इन सब चीजों का, जिसकी वजह से कोई ज्यादा ग्रोथ भी नहीं देखने को मिल रही है और सही डायरेक्शन में नहीं है, तो ये अफ्रीकन, वेस्टर्न और लैटिन अमेरिकन और जो कैरेबियन कंट्री है, यहां पर काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर ये चीजें देखने को मिल रही है। यानी कि प्रॉब्लम ऐसी है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है और टैकल भी करनी है वर्ल्ड को साथ में मिलकर ही, इसको एक इंडिविजुअल टैकल नहीं कर पाएगा। कम्युनिटी एक्सपोर्ट आज के में वो भी अच्छे लेवल पर नहीं है। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अच्छे लेवल पर नहीं होगा तो वो इकोनॉमी भी ढंग से काम नहीं करेगी। अफ्रीका में जो ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है पर कैपिटा का, वो देखने को मिल रहा है 0.3, और लास्ट 5 ईयर से ये चल रहा है। तो क्या ये सही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है पर लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, पुअर्टी बढ़ रही है पर लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अगर ढंग से भी हो रहा है तो उन लोगों तक वो डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा है जिन तक पहुंचना चाहिए। तो ये सारे जो तरीके आज के डेट में हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल गलत तरीका है। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं, 2% पर कंट्रोल करने की बात की है, या फिर इससे नीचे प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से, यानी कि जब यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उससे पहले जो टेम्परेचर था वहां तक का हम लोग कंट्रोल करने की बात की जा रही है 2% के नीचे। पर लेकिन क्या ये जरूरी, क्या हम लोग कर पाएंगे? अकेले नहीं कर पाएंगे। एक एक्सट्रीम वेदर आप लोगों को देखने को मिला है, जरा सी देर में साइक्लोन आ रहा है, और रात तो आप लोगों को हल्का सा, अगर आप लोगों ने फील किया होगा, अर्थक्वेक आप लोग देख सकते हैं। तो कई तरह की कंडीशन, सुनामी कहीं ना कहीं देखने को मिली, इंडोनेशिया में काफी कुछ बर्बाद हो गया। तो ये जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जो कि लार्ज स्केल पर आप लोग देखते हैं जो इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। तो ये ह्यूमन इकोनॉमिक कॉस्ट जो यहां पर निकल कर आ रही है, इसकी वजह से जो लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये कलेक्टिव और एक तरीके से मिलकर कोऑपरेटिव हम लोग को काम करना पड़ेगा, तभी इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि आज के में हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। अगर यूएसए की इकोनॉमी बर्बाद होती है तो आसपास की कई सारी इकोनॉमी को लेकर डूबती है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट उसमें है। चाइना की इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होती है तो कहीं ना कहीं जो कंट्री जिनसे वो तेल खरीदता है उनकी इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि वहां से उनका तेल नहीं वहां से मार्केट में आएगा, और उसी की वजह पे उनकी इकोनॉमी टिकी हुई है। तो ये सारी चीजें आज के डेट में एक दूसरे से कनेक्ट है, तो सबको आप लोगों को एक तरीके से लेकर चलना पड़ेगा सोल्यूशन, तभी आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आगे चलते हैं। आज आर्टिकल थोड़े से फिलोसफिकल है ठीक है, तो मुझे समझाने में भी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, आप लोगों को भी समझने में थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जाके एक बार सुनिएगा लेक्चर को, ताकि आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाए। जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम है, जहां पर समझ में नहीं आता, अच्छी बात आप लोगों के हाथ में ये है कि एक ऐसा लेक्चर होता है जहां पर चाहे रोक सकते हैं और समझ सकते हैं, तब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑन रोड, ए 25 ईयर जर्नी थ्रू इंडिया। तो यहां पर ये जो लिखा गया है, यहां पर ये है रुचि शर्मा, तो इनके द्वारा यहां पर ये बात लिखी गई है। लगभग यहां पर काफी लंबे समय तक इन्होंने काम किया है अलग अलग एरिया में, खासकर जो मार्केट से रिलेटेड ये कनेक्ट रहे हैं। ये इमर्जिंग मार्केट एंड द चीफ भी है ग्लोबल स्ट्रेटजी, जो मोरगन स्टैनली इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर में, तो काफी अच्छे से इन्होंने चीजों को देखा है। तो ये अभी जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसकी लहर को किस तरीके से मैनेज करें, एंटी इनकम्बेंसी जो आ रही है आज के में गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट आई थी एक मुद्दा लेकर कि डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को जॉब प्रोवाइड कराएंगे, ये उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है। ये बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, यानी कि दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे जिस लेवल पे हमारी कंट्री पहुंची हुई है, उस लेवल पे कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न निकल के आ रहा है कि इस लेवल को देखकर हम लोगों ने 2014 में वोट नहीं किया था। 2014 में जो वोट किया गया था और एक मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि कांग्रेस से हम लोग उब चुके थे, जिस तरीके की गवर्नमेंट चल रही थी वहां पर, इतने सारे वहां पर स्कैम हुए, वो सारी प्रॉब्लम निकल कर आई। तो एक आस की किरण निकल कर आई थी कि हाँ एक अच्छा काम कुछ किया जाएगा। पर लेकिन जो हरकतें यहां पर भी की जा रही हैं और जो चीजें निकल कर आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक विरोधी जो लहर निकल कर आ रही है, वो आप लोग यहां पर आज के डेट में देख सकते हैं। और इस तरीके कंडीशन में आप लोग देखते हैं जो भी डेमोक्रेसी है सब में हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं कर सकते, चाइना के पैटर्न में आप लोग नहीं आ सकते, जैसे लंबे समय तक वहां पर ग्रोथ रहा कहीं ना कहीं एक प्रॉपर पैटर्न में।
नेक्स्ट जो बात की जा रही है डेटा पॉइंट के बारे में बात की जा रही है, एक तो बात आप लोगों के माइंड में क्लियर है कि जहां पर अच्छी बारिश होगी वहां पर अच्छी खेती होगी और वहां पर एक अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये बातें की जा रही है, आप लोग यहां पर देखते हैं ये जो मॉइस्चर का कंटेंट कहां पर है, जहां पर अच्छी बारिश हो रही है और कहां पर बारिश नहीं है। तो ये यहां पर डेटा आप लोग देखते हैं पूरी कंट्री का दिखाया गया। बाकी यहां पर देख सकते हैं कहां पर कितना है, जून से सितंबर तक का और अक्टूबर से दिसंबर तक का। तो जिस जिस एरिया में अच्छी बारिश हो रही है वहां पर डिस्ट्रेस कम है, वहां पर लोग जो है ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं। जिस जिस एरिया में बारिश कम हो रही है वहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और अभी हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, ड्रोथ काफी बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले टाइम में, जो कि इग्नोर किया जा रहा है कहीं इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। तो वो भी देखने को मिलेगा किस तरीके से हम लोग टैकल करके चल पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, बोला है कि आप लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो फंडा है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो आज के में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, इनके द्वारा बोला गया है कि जो इलेक्शन अभी आएंगे यहाँ पर उसकी वजह से आप लोग इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, क्योंकि फोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कई सारी और चीजें रहेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है यहाँ पर बोला है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। पहले भी आप लोग जो इलेक्शन के नाम पर आप लोगों ने ऐसा किया है और फिर से ऐसा कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात यहां पर की जा रही है कमेटी के बारे में, जो कि हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता में, इसके द्वारा यहां पर फ्लेमिंगो सेंचुरी और संजय गांधी नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए यहां पर मुंबई अहमदाबाद जो यहां पर ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, फास्टेस्ट ट्रेन आप लोग बोल सकते हैं या फिर बुलेट ट्रेन जिसको बोला जा रहा था, इसको कंप्लीट करने के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया है। 2022 तक का 3 साल में कंप्लीट किया जाएगा। महाराष्ट्र में 150 किलोमीटर है, इसके अलावा गुजरात में लगभग 348 किलोमीटर और 4 किलोमीटर यहाँ पर ये दादर है नगर हवेली में। तो टोटल मिलाकर ये इस तरीके से 3 एरिया में जाते हुए 508 किलोमीटर की लंबी लाइन यहाँ पर ये बिछने वाली है, जो कि जमीन से भी होते हुए जाएगी और समुद्र से भी निकलते हुए ये ट्रेन निकलेगी। तो ये जापान की हेल्प से हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया है कि 100% वीवीपैट हम लोग यूज करने वाले हैं, यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के उनमें। नेक्स्ट जो बात बोली जा रही है, ये बोली जा रही है सब्सिडी जो है यहाँ पर ये बढ़ती जा रही है। एक बार को देखने को मिला यहाँ पर 2012-13 में यहाँ थी सब्सिडी, यानी कि जो छूट दी जाती है अलग अलग एरिया में, ये फिर घट के यहाँ पर आ गई और फिर से बढ़ता हुआ ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा जो सब्सिडी दी जा रही है वो एलपीजी सिलेंडर में यहाँ पर दी जा रही है, लगभग 9.83%। जो भी यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पर एक्सपेंडिचर है वो सब्सिडी का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है तालिबान ने डिमांड किया नए कॉन्स्टिट्यूशन में अफगानिस्तान के लिए और खासकर इंक्लूसिव इस्लाम सिस्टम में, वहां पर इस्लामिक सिस्टम को इंक्लूड करने की बात की गई है, यानी कि वो संविधान में इस्लामिक सिस्टम को इंक्लूड करना चाहते हैं तालिबान वाले। ये रसिया में अभी मीटिंग चल रही है जिसमें काबुल गवर्नमेंट यानी कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सक्लूड किया गया है। देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी आने वाले टाइम में हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, तो उसके लिए बिड लगाई जा रही है, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि उसमें वर्ल्ड कप हमारे यहाँ पर भी हो, चाहे मैन का या फिर वुमेन का। तो ये जनवरी 13 से जनवरी 29 तक चलने वाला है। तो इस विंडो में हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी एक वर्ल्ड कप हो, तो उसी के लिए यहाँ पर एक तरीके से बोली लगाई जा रही है। आगे बात करते हैं फेसबुक के द्वारा अगर मैसेंजर में आप लोग मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास में 10 मिनट की विंडो रहेगी। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, कुछ गलत सेंड कर दिया है, उसको डिलीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर टेलीग्राम में, जैसे कि मैं यूज करता हूँ, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, उसके बारे में मुझे पता है। आई थिंक व्हाट्सएप में भी अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप में यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो उसमें ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हो सकता है उसमें भी शायद अवेलेबल है आई थिंक, ठीक है। तो आइडिया है, एक बार मतलब कि किया था यूज, तो उस टाइम पर उसमें भी लगता है कि उसमें भी अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा मुद्दा है, किसी को गलत चीज सेंड कर दी तो उसे डिलीट कर सकते हैं। पर टेलीग्राम में जो यहाँ पर अच्छी बात है वो ये है कि टेलीग्राम में अगर डिलीट करते हैं तो आप सामने वाले को पता नहीं चल पाएगा कि क्या सेंड किया था, कंप्लीटली फिनिश कर देगा। पर लेकिन जो इंस्टाग्राम ये अभी मैसेंजर में है ये कह रहे हैं ऐसे डिलीट करेंगे जैसे कि पता रहेगा कि उसको कुछ सेंड किया था, पर लेकिन क्या सेंड किया था वो नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुद्दा करने जा रहे हैं। चलिए, जो भी एक अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सूरीनाम के बारे में, तो ये आप लोग देखते हैं पर्टिकुलर, ये हो गया गुयाना, यहाँ पर ये हो गया फ्रेंच गुयाना, ये हो गया यहाँ पर ब्राजील, यानी कि अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, वहां की बात यहाँ पर की जा रही है। और ये हो गया इनका फ्लैग। एक बार मैप में इसको निहार लीजिए आप लोग ताकि कनेक्ट कर सकें। ये हो गया हमारा कंट्री। अगर आप लोग यहाँ से इधर जाएंगे, ये बात पहुंच गए हम लोग साउथ अमेरिका के अंदर में, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये जो ऊपर वाला फंडा होगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लोकेशन आप लोग जरूर माइंड में याद रखा कीजिए ताकि आप लोग उसको कनेक्ट कर सकें। अगर यहाँ पर बात करते हैं इसकी कैपिटल के बारे में तो यह पैरामारिबो, और अगर बात करते हैं इसकी करेंसी के बारे में तो यह सूरीनामीज डॉलर, आप लोग का आइडिया होना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। तो जो क्विज आप लोगों के सामने 25 ईयर जर्नी के बारे में बात की जा रही है, किसके द्वारा ये लिखी गई है, रोड ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की। कौन सी कमेटी यहाँ पर सेट की गई है जिसने बोला है यहाँ पर अभी ये मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड ट्रेन है उसको चलाने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर सेंचुरी और नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। तो आप लोग कमेटी का नाम बताना है। एंजल टैक्स की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में, किसको कम करने के लिए, क्या खत्म करने के लिए। एंजल टैक्स यहाँ पर बोला जा रहा है, आप लोगों को परसेंटेज बतानी है, जो कि आज की डेट में कितना परसेंटेज
यहाँ पर जो लगाया जा सकता है ये बताना है। कितने परसेंट जो यहाँ पर आज की डेट में स्टार्टअप है जो कि यहाँ पर ट्रबल में है इसकी वजह से, ये आप लोगों को बताना है। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया सब्सिडी, तो लगभग 9.8% आप लोग बोल रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये टोटल जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा सब्सिडी किसमें दी जा रही है ये बताना है आप लोगों को। अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो हॉकी वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, तो ये कब होने वाला है, जिसके लिए इंडिया ने बिड लगाई है। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि जो अभी मैसेंजर में 10 मिनट की विंडो देने की बात की है, ये कौन सी सोशल मीडिया साइट के द्वारा दी गई है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं, ये सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। बाकी जो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पाए तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों कमेंट से जरूर बताइए और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। आसपास सफर रखिए, पानी और पेट पौधों से कीजिए, पॉलिथिन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।